हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इन्वायरमेंट साइंस का जो पेपर हुआ था सितंबर 2020, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अपना कहाँ से बेस मजबूत होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 1 के लिए अपना दूसरा यूट्यूब चैनल SWMG नाम से है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलो हम बात करते हैं जो सितंबर 2020 में पेपर हुआ था इन्वायरमेंटल साइंस का, उसका क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैच करना है, ठीक है ना। मैच करना है, इधर कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स दी हुई है। ये मैंने एक कोड उठाया है पेपर का, किसी का डिफरेंट कोड है। क्वेश्चंस वही है, रैंडम इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है टेक्निक्स को मैच करना है और किसके साथ एनालिसिस, यानी किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे। ये लैब में बहुत काम करते हैं, जब आप PhD करोगे तो बहुत ही काम आएगा। किसी ने MSc में भी यूज किया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू एनालाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स। किसी भी प्रदूषक के ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, बताओ। याद रखना, इसके लिए FTIR यूज होता है। क्या होता है? FTIR, यानी कि A का 3 हो गया, ठीक है। अब FTIR की फुल फॉर्म क्या है, सैम की क्या है, XRD क्या होता है, ये आप आराम से जाके गूगल करिए और इसके बारे में कुछ कुछ लिख लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। टू एनालाइज द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो अगर पोल्यूटेंट्स के कंपोजिशन की बात होती है, तो अगर किसी का क्या एलिमेंट का कंपोजिशन जानना हो, ठीक है ना, किसी भी प्रदूषक के कंपोजिशन को जानना हो तो हम क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, XRF यूज करते हैं। तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको देखनी है। तो A का कितना हो गया 3, B का हो गया 4 हो गया। अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना है किसी भी पोल्यूटेंट्स का, मॉर्फोलॉजिकल उसके आकार की, वो करना है तो किस का यूज करोगे, वो अगर मॉर्फोलॉजिकल करना है तो आप सैम का यूज करोगे। किसका? सैम का। तो C के लिए 1 हो गया, ठीक है, सैम आ गया। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस भी रिपीट हो सकता है। टू एनालाइज क्रिस्टलाइन मटेरियल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो इसके लिए एक ही बच गया आपको, वो बच गया XRD, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या इसका मतलब और प्रिंसिपल वगैरह सारी चीज़ें आपको नोट करनी होनी चाहिए। हर क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। हर ऑप्शन में देखो है, सैम के बारे में लिखो, XRD के बारे में लिखो, FTIR के बारे में लिखो, और उसके बारे किसके बारे में लिखो, XRF के बारे में लिखो। सब कुछ लिखना आपका ज़रूरी है, तभी तो ये क्वेश्चन तैयार होएगा। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, वहाँ आप डिटेल में कर लीजिए, खुद से जाके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलो हम इसका देखते हैं आंसर क्या है। A का हमारे पास 3 था, ठीक है, B का 4 था, C का 1 और D का 2। तो राइट आंसर इज द 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ मन को रिलैक्स करके, चित्त को शांत करके सारी बातें सुननी है और उनको नोट करना है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो, तभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और उन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, ये भी मैच करना है। तो लिथोफाइल कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, लिथोफाइल, तो याद रखना ये मेनली वहाँ पाए जाते हैं ऑक्सीजन कंपाउंड्स में। कहाँ अकर मेनली इन ऑक्सीजन कंपाउंड है। तो A का तो ये आ गया, ठीक है, याद रखना। और जो चाल्कोफाइल है वो मेनली एज ए सल्फाइड होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है। ये तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद भी रखनी पड़ेगी और इनको डिटेल में भी आपको जाके देखना है। साइड्रोफाइल और एटमोफाइल, तो साइड्रोफाइल होते हैं नेटिव एलिमेंट, ये किस में पाए जाते हैं, नेटिव एलिमेंट में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ आ गया C, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एटमोफाइल गैसेज एलिमेंट, एटमो दिख रहा है, अगर ये भी आपको समझ में आता तो शायद क्वेश्चन हो जाता। गैसेज एलिमेंट डोंट जनरली फॉर्म कंपाउंड, तो ये आ गया D। मेरी बात समझ तो रहे हो ना आप। तो A का क्या आ गया, A का आ गया आपको 3 और B का आपका आ गया 1। A का 3, B का 1, A का 3, A का 3, B का 1, ये राइट आंसर आ गया। तो इनके बारे में अभी आपको क्या करना है, चलो हमने ये कर लिया, ठीक है, आपको टिक करवा दिया, कुछ कुछ एक एक 2 बातें आपको बता दी। अब आपको करना क्या है, आपको इनके बारे में एक एक 2 बातें और लिखनी है ना।
तभी तो अच्छे से पेपर सोल्व होता है ना। यही तो सॉल्यूशन का तरीका होता है कि ये क्या चीज़ है, क्या मेनली ऑक्सीजन कंपाउंड है, कुछ एग्जांपल्स उसके साथ रखोगे तभी बहुत अच्छे से तैयार होएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी जो पीडीएफ है विद आंसर, इसकी पीडीएफ है वो या फिर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। मतलब आंसर आपको वीडियो लेक्चर से मिल ही रहे हैं और पीडीएफ आपसे वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। चलो ठीक है, आगे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंसिनरेशन प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। आपको पता है जब हम सॉलिड वेस्ट होता है उसका जब मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उनका पायरोलिसिस भी करते हैं, इंसिनरेशन भी करते हैं, ऑटोक्लेविंग भी करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोवेविंग भी करते हैं। तो यहाँ इंसिनरेशन के बारे में पूछा है। तो आपको पता है इंसिनरेशन में एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पायरोलिसिस में नहीं होती। तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये बात तो ठीक है, ठीक है। द टू मेजर कंबस्टिबल केमिकल एलिमेंट आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। सही बात है, इसमें जो दो मेन एलिमेंट है जो कंबस्ट होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, ठीक है ना, CH होते हैं। ये बात भी ठीक है, जो जलते हैं, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो A भी ठीक है, B भी ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, वैसे तो दो ही ऑप्शन चूज करने हैं तो A और B ओनली आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन आगे क्या है देखते हैं ये गलत क्यों है। एक्सेस सोर्स ऑफ एयर इज नॉट नेसेसरी, ये तो गलत है, एयर की तो जरूरत होती है, ठीक है। ये पायरोलिसिस में नहीं जरूरत होती, इंसिनरेशन में तो होती है। सेलुलोज इन द बायोवेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, नहीं, सेलुलोज क्या होता है, डाइसैकेराइड्स वगैरह में चेंज होता है, फिर ग्लूकोज में होता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक एसिड्स में नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया। तो A और B इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड का आंसर क्या हो गया हमारे पास, थर्ड हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, अंडर द गृह रेटिंग, या इसको गृह मतलब संस्कृत का वर्ड है ये, ठीक है ना। ए बिल्डिंग स्कोरिंग 57 पॉइंट्स ऑन ए 100 पॉइंट स्केल, ठीक है ना। ये घड़ा से है, गृह रेटिंग जो ली हुई है, ये संस्कृत का वर्ड है। और इसके ऊपर अपना इसी चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो भी है इसी नाम से, गृह रेटिंग के नाम से। तो आप उस पूरे वीडियो को देखिए, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 100 पॉइंट होते हैं उस स्केल पे, और ये कह रहा है किसी बिल्डिंग को उसको 57 पॉइंट मिले हैं, तो उसमें कौन सा स्टार दोगे आप। मतलब 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक देते हैं उसमें पॉइंट के आधार पे। तो ये कह रहा है किसी बिल्डिंग को 57 पॉइंट मिले हैं 100 में से, तो आप बताइए उसको कितने स्टार दोगे। तो वहाँ पे वीडियो पड़ी है इसी चैनल पे, आप देखोगे गृह रेटिंग के नाम से, उसको देख लेना। 1 स्टार कब देंगे, 2 स्टार कब देंगे, 3 कब देंगे, 4 कब देंगे, 5 कब देंगे, 100 स्केल पे कितना पॉइंट होगा तो 1 देंगे। ये सारा वीडियो में बताया हुआ है। अगर हम बात करें 57 पॉइंट को दे तो यहाँ पे आपको 3 स्टार देना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 3 स्टार जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गया? चलो वेरी गुड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन सॉइल। भाई ये पूछ रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड होते हैं वो सॉइल के अंदर कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये पूछे गए हैं कौन से स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे में वेपोराइज इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट एनी केमिकल चेंज। वो वेपोराइज कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में कोई भी केमिकल चेंज के बिना, ठीक है, कर सकते हैं पेस्टिसाइड ऐसा, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या रहा है, दे डोंट मूव डाउनवर्ड थ्रू द सोइल इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये कह रहा है कि वो सोइल के अंदर जो पेस्टिसाइड है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड नहीं जा सकते सॉल्यूशन बना के, नहीं वो तो जा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट भी करते हैं, आपको पता है। तो ये गलत हो गया। दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिके, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोब्स हैं उनको डिके कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दे मे बी एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये बात ठीक है, ठीक है। तो ए और डी इज द राइट आंसर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा ए और डी। तो ए और डी यानी कि फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज क्रिएटेड अंडर, जो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है वो किस एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में रिपीट होता है, डायरेक्ट बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है। तो इसको आप याद ही रखना, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत ही रिलीफ फंड क्रिएट किया गया, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत, नाम ही कह रहा है रिलीफ फंड इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है ना, इस बात को तो आप समझ ही रहे हो।
चलो वेरी गुड। थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के रखो, बिल्कुल अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखो, सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैट का क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे काई स्क्वायर है, एनोवा है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, इनके बारे में बात की गई है। और इधर कुछ इनके एप्लीकेशन है कि कौन से टेस्ट का कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट हो ना, वहाँ पे याद रखना गुडनेस ऑफ फिट होता है। ये शब्द आपको मिले ही मिलेगा, जहाँ पे काई स्क्वायर हो ना टेस्ट, वहाँ पर टेस्टिंग ऑफ दैट गुडनेस ऑफ फिट, ये जाना ही जाना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, डायरेक्ट काई स्क्वायर के बारे में पूछ लेते हैं। तो याद रखना टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, ये जाता ही जाता है। तो ए का आंसर 3 है, ठीक है, यानी कि ए के साथ मैच करेगा 3। तो ऑप्शन में अगर जाएँ तो देखना ए का 3 सिर्फ इसी के साथ मैच कर रहा है, देखो, और किसी में ए के पीछे 3 नहीं है। तो अगर एक दो चीज़, ये गुडनेस ऑफ फिट भी याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। और वैसे बी का क्या होगा, 4 हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपको है ना, जैसे ये मैंने बताया काई स्क्वायर टेस्ट क्या, ये आप एक नोटबुक में लिख लीजिए ना कि एनोवा टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। एनोवा टेस्ट क्या होता है, कंपेयरिंग मोर देन 2 सैंपल्स और मीन्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये आप एक बुकलेट में रखो और उसमें लिख लो। मेरी बात समझ रहे हो, तो इसको आप मैच कर लेना, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसका मैंने आंसर भी आपको बता दिया कि इसमें आंसर होएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। अगर आराम से चीज़ों को करते हो, और कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती है जिनको याद करना जरूरी होता है, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो याद रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा सिंपल होती जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडल। किसी भी मॉडल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन से स्टेप से गुजरोगे, वो सीक्वेंस वाइज पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है ना। क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन करते हो, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने के बाद ही फॉर्मुलेशन करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन करते हो, और वो सॉल्यूशन सही है कि नहीं उसको फिर वैलिडेशन करते हो। यही स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो CBDA, CBDA इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ रहे हो? ऐसे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, मन अगर रिलैक्स होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ स्लो पैरालिसिस ऑफ बायोमास। मैंने कहा था ना, एक इंसिनरेशन हमने बात करी है, पैरालिसिस है। पैरालिसिस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये। हालांकि हाई टेम्परेचर की जरूरत तो यहाँ भी होती है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये कुछ पूछता है, मेजर प्रोडक्ट क्या है स्लो अगर पायरोलिसिस किया जाए किसी भी बायोमास का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बायोचार इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। अगर 10th क्वेश्चन की बात करें, ये अब याद करना है आपको कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटी है, ठीक है। एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटी है एसोसिएटेड विद हायर प्लांट। कौन सी ऐसी एक्टिनोमाइसिटीज है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है और हायर प्लांट के साथ एसोसिएट होती है? तो याद रखना, फ्रैंकिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है। याद रखना, एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है। और वो किसके साथ एसोसिएट होती है? हायर प्लांट्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फ्रैंकिया हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है और असेसन रीजनिंग का है, तो इसका आंसर देना है। कह रहा है कि प्लांट्स जनरली रिफ्लेक्ट रेडिएशन हाईली इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बात ठीक है कि जो प्लांट है वो जनरली रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो नियर इंफ्रारेड के रीजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। प्लांट लीव्स जनरली कंटेन हाई क्लोरोफिल कंटेंट, ये भी बात ठीक है कि क्लोरोफिल कंटेंट बहुत होता है, ठीक है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। लेकिन इसका रीज़न सही नहीं है कि इसकी वजह से ये करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये करता है इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसकी वजह से ये ऐसा करता है। तो ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर कोई सही रीज़न नहीं है ए का। दोनों बात तो ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? चलो, इसका मैंने एक नोट लगा के लिख भी दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये रहा, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि इसकी PDF है इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। ये आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हेल्दी प्लांट्स हैव ए हाई रिफ्लेक्टेंस इन द नियर इंफ्रारेड बिटवीन 0.7 to 1.3 माइक्रोमीटर। ये रेंज भी याद रखना, अगली बार रेंज दे दे क्या पता।
दिस इज प्राइमरली ड्यू टू हेल्दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लीव्स, ठीक है ना। कौन इफेक्ट करता है? वहाँ अगर रीजन में इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होती तो ए और आर ठीक है, और आर सही रीजन ऐसा हो जाता, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलो वेरी गुड, सारी बात समझते हो आप, बहुत समझदार है। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है कि एक स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन है बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्जन की बात कर रहा है हाइड्रो प्लांट, और इसके अंदर एक फ्लो ऑफ वाटर दिया गया है, ठीक है ना, और वाटर की स्पीड दी गई है, ठीक है, और इसके अंदर एफिशिएंसी दी गई है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये न्यूमेरिकल का पोर्शन है, अपने आप देखते हो ना यूट्यूब पे वीडियोज, ठीक है। आपने अगर कई बार रहता है कि आपने किसी मजबूरी में एक्सेस नहीं ले रखा होगा ऑनलाइन क्लासेस का, तो कुछ वीडियोज हम यूट्यूब पे भी दे देते हैं, एज ए डेमो भी होता है वो। अगर किसी को देखो, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अगर किसी को वैसे प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो हम थोड़ा बहुत जितनी हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की, वो कोर्स में कर सकते हैं, जितना हम कर पाएंगे प्लीज़, ठीक है ना। कई बार किसी को ज्वाइन करना होता है, लेकिन वो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन जितना हमसे हो पाएगा उतना हम कोशिश करेंगे, जितना हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप विलिंग हैं तो व्हाट्सअप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात करके थोड़ा बात कर सकते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्लीज़, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, फॉर्मूलाज भी बताए हुए हैं, तो आप उसको देखिए। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 27 किलोवाट इसका आंसर था। यही क्वेश्चन सेम करवाया हुआ है न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में, आपको करना है प्लीज़, वो वीडियोज़ देखना है, ऐसा नहीं होना कि वीडियो देखना नहीं है, ठीक है। मैं उसमें इसमें डाल दूंगा, ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा वो वीडियो, जब ये वीडियो खत्म होएगी, जो डालते हैं ना एंड पे, वो डाल दूंगा इसका, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ m एंड n ऑब्जर्वेशंस आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली एंड द कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स इज 48, द रेशियो ऑफ m और n क्या है? ये कह रहा है कि अगर बात करें, दो ग्रुप है m और n, ठीक है, m और n दो ग्रुप है, और m की वैल्यू है यहाँ पे 40 है और n की वैल्यू 60 है, ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइंड करते हैं एंड द कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स इज 48, कितना है? 48 है। तो m और n का रेशियो पूछा है, तो 48 है, तो यहाँ पे हम चलो देखते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 40 है, n तो 48, तो n कितना आ गया यहाँ पे? 8 आ गया। n कितना आ गया? 8 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ से m और निकाल लेते हैं, चलो m, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 60 है, इजकल टू 48, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई, ठीक है। तो m रेशियो n पूछा है, यानी कि m बटे n पूछा है, कितना होगा? तो m कितना है? 12, n कितना है? 8, तो काट दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3:2 इज द राइट आंसर। ये आ गया, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, स्टैट से लिया हुआ क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड वाली जो चीज़ें हैं वहाँ से उठाया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी मैच करने हैं, और प्रोसेस है, इधर कुछ प्रोसेस के नाम दिया हुआ है और उधर एनर्जी ट्रांसफ़र की बात की गई है। तो कंडक्शन किसको कहेंगे? याद रखना, जहाँ पे फिजिकल अटैचमेंट हो, टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन हो, वहाँ कंडक्शन होता है। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट इन ए मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये बात ठीक है, याद रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्वेक्शन का बात होती है, कन्वेक्शन कब होता है? जब एनर्जी ट्रांसफर होती है बाय मोशन ऑफ फ्लूइड, ये याद रखना है आपको, मोशन ऑफ फ्लूइड से होती है तब होता है। रेडिएशन क्या होती है? जब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई तो रेडिएशन की बात तो होएगी। एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू वैक्यूम, तो ये सी आ गया। और अगर इवेपोरेशन की बात करें तो एनर्जी इज लॉस थ्रू ए फेज चेंज, तो ये डी आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? ए का आंसर 3 आ गया, बी का आंसर 1 आ गया, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 इज़ द राइट आंसर, 4 आ गया, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि हीट्रोमॉर्फिक रॉक्स हैं, वो उसमें क्या होता है? हीट्रोमॉर्फिक रॉक्स, तो याद रखना हीट्रोमॉर्फिक रॉक्स होते हैं, इसमें जो मैग्मा होते हैं वो सिमिलर होते हैं और अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बात रखना, ये याद रखनी है, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है। तो याद रखना, डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन,
अराइजिंग फ्रॉम, डिफरेंट जो होते हैं मिनरल कंपोजिशन कहाँ से अराइज होते हैं, वो सिमिलर तो मैग्मा होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इसका राइट आंसर है। ये बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिट्रोमॉर्फिक रॉक्स कैसी होती है, डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन होता है, अराइजिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम सिमिलर मैग्मा होता है अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या चला जाए, सेकंड चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है या कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कंट्रोल यूज इन विंड टर्बाइन जनरेटर इज ए। क्या होता है या कंट्रोल, याद रखना ये मैकेनिज्म है टू कीप द रोटर एक्सिस अलोंग विंड डायरेक्शन। जब ये विंड एनर्जी की बात होती है तो इसका कहीं नाम आता है, लेकिन ये आपको नोट कर लेना है प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को नोट करनी है ये बात। या कंट्रोल द मैकेनिज्म टू कीप द रोटर एक्सिस अलोंग विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन के सहारे रखने के लिए या कंट्रोल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो वेरी गुड। 17 क्वेश्चन कह रहा है बिसाइड स्टीम नेक्स्ट गैस इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस इमिटेड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो स्टीम तो बहुत निकलती है, उसके बाद दूसरे नंबर की क्या निकलती है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सेकंड नंबर पे, ठीक है ना, समझ में आ गई। चलो बहुत देखो, बहुत बेसिक भी क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत पजल हो जाते हो कि क्या हुआ, क्योंकि आप टेंशन लेके पेपर करते हो ना, यही दिक्कत है। टेंशन नहीं लेना है, अगर बेस क्लियर है और फिर बेस से थोड़ा सा टफ की तरफ जाते हैं। बहुत लोग बहुत ही टेंशन लिए जाते हैं बिना काम की, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं होता। विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूट हैव ए नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। आपसे पूछा है कि नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट है वो हेल्प करते हैं, या क्या क्या जो है नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग के लिए मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग में अंतर क्या होता है या होता क्या है। तो याद रखना, जो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब होता है वार्म करना किसी चीज़ को, अगर गर्म हो रही है तो वो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है, अगर वो ठंडा कर रही है तो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है। अर्थ को अगर गर्म कर रहा है तो वो कौन सा है, पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग है, अगर अर्थ को ठंडा कर रहा है तो नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्स है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पूछा है, तो आप मुझे ये बताइए जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है वो अर्थ को गर्म करती है या ठंडा। वो तो अर्थ को गर्म करती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की तरह काम करती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, आपको पता है इस बात का। तो ये तो एक तरह से पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्स है, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ठंडी होएगी अर्थ हो, तो कूलिंग का फैक्टर है, तो बी तो पक्का आएगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है एज ए पोल्यूटेंट नहीं होता वो, ठीक है, ये पता ही आपको। तो बी पक्का आएगा, तो बी पक्का आएगा तो सीधी सी बात है बी, और ये आ गया, ये लो बी पक्का आना ही है, तो बी और सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन होता है अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन था तो, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। चलो तो ये क्या आ गया इसका, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और सल्फेट एरोसोल, ये क्या करते हैं, नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग में है, और इसका मैंने नोट लगा के आपको कुछ बता भी दिया है, ये याद रखना। चेंज दैट हैव वार्मिंग इफेक्ट और कॉल्ड पॉजिटिव फोर्सिंग, वेल चेंजेस दैट हैव ए कूलिंग इफेक्ट आर कॉल्ड नेगेटिव फोर्सिंग। ये आप नोट भी कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट था, अगर ये पता था तो सारा क्वेश्चन आराम से हो जाता, ठीक है, बात समझ रहे हो। आगे बात करते हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और इधर इसको एक फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या फंक्शन है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये नोट करना ही होता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट है, कहीं ना कहीं कोई सा कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये आप ये मानो कि ये बस हमें नोट करना है और इनको याद करना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन है तो है, आप तो चेंज नहीं कर सकते, फैक्ट्स है, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। तो कैम्बेल जो स्ट्रोक रिकॉर्डर है वो क्या रिकॉर्ड करता है, याद रखना, वो किस लिए होता है, वो यूज होता है सनसाइन की ड्यूरेशन करने के लिए, क्या, टू मेजर द सनसाइन ड्यूरेशन, तो ए का तो 4 आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जो कंपेल स्ट्रोक रिकॉर्डर है वो क्या रिकॉर्डर है या क्या मेजर करता है, वो सनसाइन ड्यूरेशन को मेजर करता है। जो फेराहेलोमीटर है वो क्या करता है, टू मेजर डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस को करता है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लिखना है आपको। और पायरोनोमीटर है वो क्या करता है, पायरोनोमीटर है टू मेजर टोटल सोलर इरेडियंस ऑन ए प्लेन सरफेस, ठीक है ना, ये कौन करता है, ये करता है। और लक्स मीटर क्या करता है, ये टू मेजर द विजिबल लाइट फ्लक्स, ठीक है ना, विजिबल लाइट फ्लक्स को मेजर करता है ये, यानी कि ए का क्या हो गया 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो 4 3 2 1, ये राइट आंसर हो गया।
बात समझ में आ रही है आपको? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार है आप। इन बातों को नोट तो करना पड़ेगा, देखो है ना। बेसल कन्वेंशन 1989 वाज असाइन टू डिज़ाइन टू, किस लिए डिज़ाइन किया गया था? पहली बात तो आपको ईयर भी याद होनी चाहिए, अब की बार ईयर पूछ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसल कन्वेंशन है वो किस लिए डिज़ाइन हुआ था, आपको पता ही है ये तो। ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हजार्डियस वेस्ट है आपस में नेशन को में कि इनका मूवमेंट ना हो, इसको रोकने के लिए आया था। तो प्रिवेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशंस। ये आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, वहाँ इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो दोनों पेपर में काम आएगा आपको, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड बाय ए और दूसरा आर से है। तो पहला क्वेश्चन ए दिया हुआ है, असर्शन द रिस्क फ्रॉम रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट आर कॉज्ड अंडर डीकंटेमिनेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। ये कहते हैं जो भी जो रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट होता है बहुत खतरनाक होता है, आपको पता है। उसका जो आप जब डीकंटेमिनेट करते हैं या डिस्पोजल करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये बात ठीक है, बहुत रिस्क होता है भाई, बहुत खतरनाक होता है। और वो रिस्क इसीलिए होता है कि द केमिकल इन रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट आर हजार्डियस इस नेचर, यानी कि बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए रिस्क होता है। तो ए भी ठीक है और आर ठीक है, और इसका सही रीज़न है वो इसीलिए तो खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हजार्डियस होते हैं। तो ए और आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? गचट पचट तो नहीं हो गया दिमाग में, गचपच तो नहीं हो गया? अरे बता दो भाई, अरे समझ में आ गया ना। ये कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव लिक्विड है वो कॉज अंडर डिकंटेमिनेशन सॉल्यूट डिस्पोजल प्रोसीजर, बहुत रिस्क होती है जब इसका डिस्पोजल वगैरह करते हैं। क्यों होती है? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट होते हैं वो जो हजार्डियस नेचर के होते हैं, इसीलिए तो रिस्क होती है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा जियोग्राफी से टच करके क्वेश्चन है ये। साइक्लोनिक विंड फ्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, इज काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज ही होता है और साउदर्न में क्लॉकवाइज होता है। ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद करनी है, ठीक है। ये फिर आगे क्या है? स्टेटमेंट 2, इफ़ यू स्टैंड विद योर बैक टू द विंड। अगर ये कह रहा है कि आपकी विंड की साइड आपकी बैक हो, ऐसे हो, ठीक है, विंड की साइड आपकी बैक हो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लो प्रेशर विल बी टू द लेफ्ट एंड द हाई प्रेशर विल बी टू द राइट। ये थोड़ा सोचना था, इमेजिन करना था, ठीक बात है ये, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यूं है, ये मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो यूं है ना, अरे यूं है कि नहीं है? एंटी क्लॉकवाइज है तो यूं है, तो आप यूं खड़े हो, तो ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से आ किधर रहा है? लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका जो राइट साइड है, ठीक है ना, वो कैसा हो गया? हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, ये हाई प्रेशर है, ठीक है, और जा किधर है? लो प्रेशर की तरफ, तो ये लेफ्ट क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया, क्योंकि आपको पता है विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, तो यूं ही तो आ रही है। तो यहाँ हाई प्रेशर है, जहाँ आपका राइट साइड है वहाँ आपका हाई प्रेशर है, ठीक है। ये बात हाई प्रेशर विल बी ऑन राइट, ठीक है, एंड लो प्रेशर विल बी ऑन योर लेफ्ट, ये बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। इसका आंसर चला जाएगा 1, ठीक है। आगे बात करते हैं, नंबर 22 क्वेश्चन हो गया क्या आपका? हाँ, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 23 की। ये क्या कह रहा है? ये स्टैटिस्टिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है रिग्रेशन एनालिसिस इज सूटेबल फॉर 2 वेरिएबल्स। रिग्रेशन जो एनालिसिस होता है ये सूटेबल होता है फॉर 2 वेरिएबल्स हैविंग ए लीनियर कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये तो इसकी डेफिनेशन में ही आती है रिग्रेशन एनालिसिस के, ये बात ठीक है। द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज नेवर कर्वीलीनियर। ये बात गलत है भाई, क्यों नहीं होती? कर्वीलीनियर का मतलब होता है कि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा चेंज होगा, यानी कि एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज, ऐसा होगा। तो ये बात तो ठीक है, होना चाहिए। ये नेवर वाली कोई बात नहीं है भाई, ये गलत है, ठीक है ना। मेरी बात समझो, ये स्टैट पढ़नी पड़ेगी आपको थोड़ी, है ना, स्टैट तो पढ़नी पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन आपको रिग्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है। ये सारे इनकी सिर्फ डेफिनेशन से इक्वेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है बिल्कुल। तो ए करेक्ट है, आर है नॉट करेक्ट। अब आपको थोड़ा टफ लगा होगा क्योंकि आपने रिग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो लगा होगा, लेकिन है बिल्कुल डेफिनेशन से इक्वेशन, ठीक है। तो ए ठीक है, आर गलत है। हाँ, ए रॉक कंपोज इंटायरली ऑफ क्रिस्टल्स इज सेड टू बी, यानी कि
सारा का सारा किससे बना हुआ है, क्रिस्टल से बना हुआ है, तो होलो क्रिस्टलाइन हो जाएगा पूरा का पूरा यार, ये तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है 25। आज 25 क्वेश्चन करेंगे, आगे फिर और करेंगे, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। पहले इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, फिर आप और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, आज 25 कर लेंगे, फिर एक दिन 25 और कर लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा 2020 के पेपर का सोल्यूशन का। ठीक है, तो ये कह रहा है इन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन आर गिवन, 1 मार्क इज गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, वेल 0.2 मार्क आर deducted from each incorrect answer. The number of marks scored by student appearing in examination is example of। तो ये वेरिएबल से क्वेश्चन है, और ये पहले जो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है ना आपका पेपर 1, वहाँ भी काम आता है। तो ये कह रहा है कि इस तरह का पेपर है जिसमें 1 मार्क दिया जाता है सही के लिए, 0.2 मार्क्स काटा जाता है गलत के लिए। तो वो जो नंबर स्कोर किया हुआ है वो किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना इस तरह का जो काउंटिंग होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। कौन सा होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। और कंटिन्यूस कब आता है, जहाँ पे मेजर हो, काउंटिंग ना हो, जैसे हाइट है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल आ जाएगा। वेट है, ठीक है ना, तो ये आंसर क्या जाना था, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये मैंने नोट भी लगा दिया है, ए डिस्क्रीट वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। ठीक है ना, एक कंटिन्यूस वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होगी फ्रेंड्स। किसी भी तरह का कोई टेंशन तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है ना। अपने आप को ठीक रखें, मन को शांत रखें, चित्त को रिलैक्स रखें, सब बहुत अच्छा होगा। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और कोई भी नेगेटिविटी आपके पास ना आने दें। हेल्दी रहने की पूरी कोशिश करें, अपने आप को सेफ रखें और अच्छे से अपने घर में रहें, हैंड वॉश करते रहें, मास्क का यूज करें। प्रॉपरली आप अपना ध्यान दोगे तभी बात बनेगी, मेरी बात समझ रहे हो, और आप अपना ध्यान दोगे तभी तो दूसरों का दे पाओगे। किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है जीवन में, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया होगा। आप रिलैक्स रह के काम करने की कोशिश करें। अगर कुछ हर्डल जीवन में हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उनका हो जाएगा, टाइम दीजिए उनको, सब ठीक होगा। आप कुछ कर नहीं सकते ना, आप सिर्फ उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप मन से हेल्प करिए, सब बहुत अच्छा होगा। आप खुश रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसकी जो क्वेश्चन हमने किए हैं, आज 25 क्वेश्चन किए हैं, ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ये अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आप अच्छे से खुशी से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और सभी का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।